चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हर एक पार्टी जो है वो अपने चुनावी समीक्षा जो है वो चुनाव के नतीजों के बाद करती है। उसी संदर्भ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुझे भी सदस्य के रूप में उस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी गहराई से समीक्षा करेगी हार के कारणों की, और ख़ास तौर पे जो ईवीएम के जो इश्यूज़ हैं, जो पूरे देश भर में एक बड़ा मुद्दा ईवीएम को लेकर के चला हुआ है, जिसमें डाटा फाइल्स को अपलोड करने का एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, चुनाव में ये भी देखने को मिला कि पार्टी के ही लोगों के द्वारा बहुत नुकसान जो है वो कांग्रेस के लोगों का खुलेआम किया गया। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर एक विस्तृत जो है वो रिपोर्ट ये 8 मेंबरी कमेटी तैयार करेगी अगले 1 हफ्ते में। इसमें सभी जो हमारे विधायकगण हैं जो जीत के आए हैं उनसे भी चर्चा होगी। जो चुनाव में हमारे प्रत्याशी हैं सभी 90 की 90 विधानसभाओं के, उनसे कमेटी विस्तार पूर्वक तरीके से 10-10, 15-15 मिनट की चर्चा करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और अगली रूपरेखा तैयार होगी। और जिन लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो संलग्न रहे हैं उनके खिलाफ जो भी पार्टी को फैसला लेना है फिर वो कि लोगों का बदलाव का जो है वो मन लोगों ने, हरियाणा की जनता ने बना रखा था। कहीं ना कहीं हालांकि चुनावी नतीजे आ चुके हैं और अब ये बात कहना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक शायद ना भी लगे, परंतु कुछ मुद्दे ऐसे ज़रूर हैं जिन पे देश के अंदर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने उस दिन भी पिछली प्रेस वार्ता के अंदर भी आपसे एक व्हाट्सएप का जिक्र किया था। आज वो व्हाट्सएप की डिटेल मेरे पास परसों आई है, जिसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, टाइम आप देखिए, ये व्हाट्सएप पे टाइमिंग आ गई जी 7:30 बजे सुबह। अब गिनती लगभग 8, 8:30 बजे शुरू होती, तो एक व्हाट्सएप गिनती शुरू होने से आधा घंटा पहले आता है और वो 14 सीटों के बारे में जिक्र करता है, हरियाणा की 14 सीटों के बारे में। और उस व्हाट्सएप में ये साफ कहा गया है कि कांग्रेस ये सारी सीटें जीत रही है, पर डाटा फाइल्स को अपलोड करके इन 14 सीटों के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर पूरी सच्चाई हो, परंतु ये एक ऐसा प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा करता है कि किसी भी व्यक्ति को गिनती शुरू होने से आधा घंटा पहले उन 14 सीटों की जानकारी कैसे हुई कि यही 14 सीटें कांग्रेस हारेगी, और यही 14 की 14 सीटें कांग्रेस हारी, और इन्हीं 14 सीटों के हारने की वजह से कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बन पाई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबूत इस तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को साबित करना मुश्किल है, परंतु आपको सोचने में ज़रूर मजबूर किया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार के नतीजे हैं। आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क होती, किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस उसकी कैबिनेट पे निर्भर करती है। अगर कैबिनेट ने अच्छा काम किया होता तो सभी कैबिनेट मंत्री अनिल विज को छोड़ करके क्यों चुनाव हारते? अगर विधायकों ने अच्छा काम किया होता तो 11 इनके प्रत्याशियों की जमानत क्यों जब्त होती? 89 सीट्स पे बीजेपी चुनाव लड़ी, 89 में से 10 इनके कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए, 11 लोगों की जमानत जब्त हो गई, बचे 69। तो क्या ऐसी आंधी हरियाणा के अंदर चल रही थी कि 69 में से 48 सीटें बीजेपी एक तरफा जीत की स्थिति में थी? तो लोग आज भी कहीं ना कहीं इस नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी आप अगर इन 14 सीटों के अंदर घरोंडा का भी जिक्र है, आज भी आप शहर में जाएं, पता करें, अगर 10 आदमियों से बात करेंगे तो 10 के 10 आपको बताएंगे कि हमने कांग्रेस को वोट दिया। और जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी चीज़ फ्रॉड किए जाते हैं
तो उनको साबित करना इतना आसान नहीं रहता। आप देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। क्या हम पकड़ पाते हैं किसी को? हम नहीं पकड़ पाते कभी किसी को। तो आज टेक्नोलॉजी इस लेवल के ऊपर जा चुकी है जहां डाटा को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना, लोगों का फेथ इलेक्शन कमीशन के अंदर और ईवीएम के अंदर होना, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा, पर आज देश की जनता आज लगातार ये कह रही है कि ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। और वहीं अगर आप बैलेट पेपर्स की काउंटिंग करें, बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हमारे यहाँ भी हुई, उसमें तो हम जीत रहे हैं। तो बैलेट पेपर और ईवीएम के रिजल्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आ रहा है, उसका वो एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो ईवीएम के ऊपर छोड़ने का काम कर रहा है। और भी तो मुल्क हैं, अमेरिका है और कंट्रीज़ हैं, और वो तो हमारे से 100 साल 200 साल आगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो मुल्क हमारे से पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं। जर्मनी है, वो टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे है। तो वो लोग भी क्यों इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे? वो लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि वो जानते हैं कि इन मशीन्स को कहीं ना कहीं अगर मैनिपुलेट करने की नीयत हो तो इनको आसानी से किया जा सकता है। एलोन मस्क ने एक बड़ा प्रश्न जो है वो आज पूरे दुनिया के सामने रखा। अब एलोन मस्क तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज उन्होंने एक पूरे विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ तक स्थापित किया है कि फ़िज़िक्स के नए कानून ही उन्होंने बना दिए। रॉकेट को लेकर के जहाँ फ़िज़िक्स दुनिया की कुछ और कहती थी, तो उन्होंने फ़िज़िक्स के सिद्धांत ही नए बना करके रॉकेट्स को पूरे ब्रह्मांड में लॉन्च किया हुआ है। तो उनका भी ये कहना है कि ये मैनिपुलेट होने वाला डिवाइस है। तो ये सब प्रश्न हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोपोगेट करके समाज को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे लगता है कि भाई यहाँ वोट बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ का वोट था। जो लोग बीजेपी से त्रस्त थे, नीतियों से त्रस्त थे, किसान वर्ग बीजेपी की नीतियों से त्रस्त था, उसमें हर एक जाति का किसान था, तो वो मैंडेट छोटा व्यापारी बीजेपी के खिलाफ था, तो उनकी नीतियों से त्रस्त था। तो जाट नॉन जाट का सवाल जो है वो मुझे लगता है कि भाई वो बेईमानी सवाल है, और जानबूझ के इन मुद्दों को, असली मुद्दों के ऊपर देश ना आए जिससे डेमोक्रेसी को मजबूती मिले, उन मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को प्रोपोगेट। फ़ोन पे मुझे बताया था कि वो मुझे इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कल मुझे टेलीफोन के माध्यम से जानकारी दी गई थी। आज ही मैंने ऑर्डर की कॉपी देखी है, और जो भी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस होगी अगले 7 दिन में ऑर्डर के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो जल्दी पार्टी की इस पे मीटिंग। इस कमेटी का कार्य तो सबसे बात करके एक रिपोर्ट तैयार करना है, और फिर जो पार्टी हाईकमान तय करेगी